हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आइए आज आपका स्वागत करते हैं एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो इनऑर्गेनिक खंड से है। उसका नाम है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रियाएं। और इस चैप्टर के कुछ बहुत ही चुनिंदा प्रश्न को आपके बीच लेकर आए हैं, तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए बिना वक्त गवाए आज के सेशन के पहले सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला सवाल है वह है सल्फाइड युक्त अयस्क है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है बाबू, और बहुत बार पूछा गया है कि सल्फाइड युक्त जो है वह अयस्क कौन सा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि सल्फाइड युक्त अयस्क का मतलब होता है वैसा अयस्क जिसमें सल्फर हो। बात हम लोग गैलेना की कर लेते हैं, तो गैलेना देखिए क्या है, इसका सूत्र होता है PbS। और कई बार ये पूछा गया है कि गैलेना किसका अयस्क है, तो गैलेना किसका अयस्क है बाबू, लेड का अयस्क है। डोलोमाइट की बात कर लेते हैं तो CaCO3 MgCO3 ये आपका डोलोमाइट है। और ये डोलोमाइट देखिए क्या है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का अयस्क है। और ये कैसा अयस्क है बाबू, तो ये कार्बोनेट अयस्क है। गैलेना कैसा अयस्क है, तो सल्फाइड अयस्क है। बात हम लोग लिमोनाइट की कर लेते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका लिमोनाइट है। और लिमोनाइट जो है वह कैसा अयस्क है, तो ये ऑक्साइड अयस्क है। बात हम लोग मैग्नेटाइट की कर लेते हैं, तो ये आपका मैग्नेटाइट का सूत्र है, और ये जो है वह ऑक्साइड अयस्क है। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन B, C, D ये तीनों जो है वह ऑक्साइड और कार्बोनेट अयस्क हैं। और यहाँ पर देखिए हमारा जो पहला ऑप्शन है गैलेना, ये आपका सल्फाइड अयस्क है। और इससे बहुत बार क्वेश्चन रहा है, इसलिए आप निश्चित रूप से याद रखिएगा। बहुत बार डोलोमाइट का सूत्र पूछ देता है, मैग्नेटाइट का सूत्र पूछ देता है, लिमोनाइट का सूत्र पूछ देता है, तो निश्चित रूप से आप इसे क्या करेंगे, याद रखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला जो क्वेश्चन है कहता है कौन सी धातु को उसके लवण विलयन के विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कौन सी धातु को उसके लवण विलयन के वैद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो देखिए क्या है, आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी पता हो, विद्युत रासायनिक श्रेणी याद है ना बाबू, आप लोग को बताया गया था। तो अगर हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी को याद रखते हैं तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिनके क्रम ऊपर हैं, जो अत्यधिक क्रियाशील हैं, जिनके क्रम क्या हैं, ऊपर हैं, तो जिनके क्रम ऊपर हैं उनके बारे में अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए गिवन ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो कैल्शियम का क्रम सबसे ऊपर है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिनका क्रम जितना ऊपर रहेगा उनको उनके लवण के विद्युत अपघटन से प्राप्त करना जो है वह उतना क्या होता है, मुश्किल होता है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है बाबू, आप ध्यान से समझिएगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिनका क्रम जितना ऊपर रहेगा उनको उनके लवण के विद्युत अपघटन से प्राप्त करना उतना ही क्या होगा, मुश्किल होगा। तो इस ऑप्शन में देखिए क्या है, आपका जो कैल्शियम है ये सबसे ऊपर है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, तो इनको इनके लवण से प्राप्त करना क्या है, मुश्किल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूपटल पर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है या प्रचुरता से पाई जाती है। यहाँ पे देखिए गौर कीजिएगा, धातु की बात की जा रही है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी धातु भूपटल पर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो जब धातु पूछे तो आपको क्या लगाना है, एल्युमिनियम लगाना है। कि कौन सी धातु भूपटल पर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। भूपटल किसको कहते हैं जी, तो पृथ्वी के जो ऊपरी सतह है उसको हम लोग भूपटल कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। अगर पूछ दे तत्व कौन सा पाया जाता है सर्वाधिक, तो तत्व अगर पूछ रहे तो आपको क्या लगाना है, ऑक्सीजन लगाना है। तो ये ध्यान रखना है, सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। लेकिन अगर आपको धातु पूछ देता है तो कौन सा मानना है, एल्युमिनियम, एकदम याद रखिएगा। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
पूरा हमारा जो सेशन है आज का वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भरा पड़ा है, इसलिए आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो से चिपक करके रहिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, समीकरण है एक, और ये समीकरण देखिए 4m 8cn माइनस प्लस 2h2o प्लस O2 MCN का होल 2 माइनस 4OH माइनस में m जो है वो कौन सी धातु है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये जेई में भी पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप डरिए नहीं। ये जो है वह साइनाइड विधि है। ये क्या बाबू, साइनाइड विधि है। और इस साइनाइड विधि से देखिए क्या है, हम लोग साइनाइड विधि से मोस्टली किसको प्राप्त करते हैं, तो साइनाइड विधि से हम लोग AU या AG को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आपका दिया गया ऑप्शन क्या है, तो दिया गया ऑप्शन AU है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, AU। ये जो है आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 4AU प्लस 8CN प्लस 2H2O प्लस O2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा AuCN2 माइनस प्लस 4OH माइनस। अब देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर जो है वह m के जगह कौन हो जाएगा बाबू, तो m के जगह औरम यानी क्या हो जाएगा, सोना। ये किसका संकेत है बाबू, सोना का। और ये किसका संकेत है, लोहा का। और यहाँ पर देखिए क्या है, ये तो एल्युमिनियम है, ये आपका क्या है, कॉपर है। क्लियर है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये साइनाइड विधि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अमूमन विद्यार्थी लोग इसको देख करके उलझ जाता है, आपको उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर है, आपको बस वीडियो देखना है हमारा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, पायराइट को गर्म करके सल्फर का निष्कासन कहलाता है। पायराइट को गर्म करके किसका निष्कासन, सल्फर का निष्कासन। तो सबसे पहले देखिए क्या है, जैसे यहाँ पर देखिए क्या है CuFeS2, ये जो है आपका क्या है बाबू, ये कॉपर पायराइट्स का सूत्र है। किसका है, कॉपर पायराइट्स का। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कॉपर पायराइट्स का सूत्र क्या होता है, तो ये याद रखना, बहुत बार पूछा गया है। दूसरा क्या है, देखिए ये सल्फाइड अयस्क है। क्या बाबू, सल्फाइड अयस्क है, ये भी आपको याद रखना है। और हम लोग जो है वह सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड अयस्क में हम लोग बदलते हैं। तो सल्फाइड अयस्क को, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड अयस्क में वर्जन की प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड अयस्क में हम लोग जो है वह वर्जन की प्रक्रिया द्वारा जो है वह अपना कर बदलते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्जन हो जाएगा। वर्जन को हम लोग जारन के नाम से भी जानते हैं। क्या है ना कि जब सल्फाइड अयस्क को वायु की भरपूर मात्रा में, ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा में इसके द्रवनांक से नीचे के ताप पर गर्म करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वर्जन कहते हैं। निस्तापन प्रक्रिया में क्या होता है कि कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड अयस्क में बदला जाता है। कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड अयस्क में बदला जाता है। किस प्रक्रिया के द्वारा, तो निस्तापन प्रक्रिया के द्वारा। तो इस प्रकार से जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपके क्या हैं, छुपे हुए हैं। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम निष्कर्षण धातु कर्म में निम्न में से प्रयुक्त प्रक्रम है। यानी मैग्नीशियम को निकालने के लिए हम लोग कौन से प्रक्रम का प्रयोग करते हैं। तो मैग्नीशियम को निकालने के लिए हम लोग जो प्रक्रम का प्रयोग करते हैं उसका नाम है गलित लवण वैद्युत अपघटन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गलित लवण वैद्युत अपघटन विधि द्वारा जो है वह क्या है, मैग्नीशियम को हम लोग निकालते हैं। 100 अपचयन द्वारा हम लोग किसको निकालते हैं, तो 100 अपचयन द्वारा हम लोग जो है वह क्या है, लेड को, सीसा को, ठीक है ना, ETC को हम लोग जो है वह 100 अपचयन विधि द्वारा जो हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या, थर्माइट विधि द्वारा हम लोग किसको निकालते हैं, तो थर्माइट विधि द्वारा हम लोग क्रोमियम को निकालते हैं, मैग्नीज को भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, आपका जो है वह
अन्य भी बहुत सारे तत्व हैं जिनको हम लोग इस विधि द्वारा क्या करते हैं, निकालते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, कॉपर निष्कर्षण की प्रगलन क्रिया में निर्मित धातुमल का रासायनिक संगठन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आप कॉपर को निकालते हैं तो कॉपर को निकालने में जो है वह कौन सी धातुमल की प्राप्ति होती है, कौन सी धातुमल की प्राप्ति होती है, उसका सूत्र बताना है। तो कॉपर के निष्कर्षण में हम लोग जो है वह फेरस सिलिकेट नामक धातुमल को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसको हम लोग बोलते हैं फेरस सिलिकेट। ये सिलिकेट, फेरस सिलिकेट नामक धातुमल जो है वह कॉपर के निष्कर्षण में प्राप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, सल्फाइड अयस्क से कॉपर के निष्कर्षण में Cu2O के अपचयन से धातु का निर्माण किसके साथ होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि सल्फाइड अयस्क से कॉपर के निष्कर्षण में Cu2O के अपचयन से धातु का निर्माण किसके साथ होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, Cu2O है, उसके बाद आपका फेरस सल्फाइड होता है। मैं पूरे समीकरण को लिख करके स्पष्ट कर देता हूँ। उसके बाद ये आपका बनता है कॉपर सल्फाइड और साथ में बन जाता है क्या, फेरस ऑक्साइड। तो अब आप देखिए क्या है कि यहाँ पर देखिए क्या है कि क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड, माफ करें क्यूप्रस ऑक्साइड जो है, ये क्यूप्रस ऑक्साइड किसके साथ संयोग करके जो है वह धातु का निर्माण करता, अपचयन करता है, तो फेरस सल्फाइड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कार्बोनेट अयस्क है, कौन सा कार्बोनेट अयस्क है, जरा ध्यान से देखिएगा। पायरोलुसाइड जो है वह क्या है, CuFeS2। ये कॉपर पायराइट्स को हम लोग पायरोलुसाइड बोलते हैं, कॉपर पायराइट्स, याद रखिएगा इसको। और यहां पर देखिए क्या है, मैलेकाइट क्या होता है, CuCO3 CuOH का होल 2। ये आपका जो है वह क्या है, मैलेकाइट का सूत्र है। डायोस्पर का सूत्र क्या होता है, Al2O3 H2O। और यहाँ पे देखिए क्या है, कैसिटेराइट का सूत्र क्या होता है, SnO2। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि कार्बोनेट अयस्क कौन सा है। तो आप देखेंगे क्या है कि ये तो आपका सल्फाइड अयस्क है, ये आपका ऑक्साइड अयस्क है, ये भी आपका ऑक्साइड अयस्क है। तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो हमारा मैलेकाइड जो है वह क्या है, वह कार्बोनेट अयस्क है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, किसके धातु कर्म में स्वतः अपचयन प्रक्रम का प्रयोग नहीं किया जाता है। स्वतः अपचयन प्रक्रम का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पर जो है वह 3 धातु हैं, Hg, Pb और Cu। Hg, Pb और Cu ये 3 ऐसे धातु हैं जिनका हम लोग स्वतः अपचयन प्रक्रम द्वारा जो है वह क्या करते हैं, तो निष्कर्षण कर लेते हैं। लेकिन आयरन को जो है हम लोग, लोहा को स्वतः अपचयन प्रक्रम द्वारा निष्कर्षण नहीं कर पाते हैं। आयरन को हम लोग स्वतः अपचयन प्रक्रम द्वारा निष्कर्षण नहीं कर पाते हैं। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाइम एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल है। तो लाइम जो है वह क्या है, एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल है। तो लाइम जो है वो, लाइम मतलब क्या होता है, चूना। तो चूना जो है वह किस प्रकार का रिफ्रैक्टरी मटेरियल है बाबू, तो क्षारीय। चूना किस प्रकार का रिफ्रैक्टरी मटेरियल है, तो क्षारीय है। इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में अक्सर पूछ दिए जाते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके लिए आपको ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, सिलिका एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलिका का सूत्र क्या होता है जी, SiO2। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि सिलिका एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल है, किस प्रकार का। तो सिलिका की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। आपको याद रखना ये अम्लीय होती है। कहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसका उत्तर वो नहीं पता आपको, बस इतना पता रखना है कि सिलिका की प्रकृति क्या होती है, वो अम्लीय होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगले प्रश्न की तरफ चलो। जारण निस्तापन की अपेक्षा संपन्न किया जाता है। ये जारण की जो क्रिया जिसको हम लोग वर्जन बोलते हैं, इस प्रक्रिया द्वारा सल्फाइड एस को ऑक्साइड एस में बदला जाता है, और निस्तापन की प्रक्रिया द्वारा क्या होता है कि कार्बोनेट एस को ऑक्साइड एस में बदला जाता है। तो जारण की अपेक्षा, जारण निस्तापन की अपेक्षा संपन्न किया जाता है। तो जारण जो है ना अत्यधिक ताप पर संपन्न किया जाता है, उच्चतर ताप पर संपन्न किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यानी जारण जो है वह निस्तापन की अपेक्षा जो है वह अधिक ताप पर क्या किया जाता है? संपन्न किया जाता है। आगे चलते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, बहुत सिंपल सा सवाल भी है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। तो देखिए, अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उनको हम लोग गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? गैंग। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को हम लोग गैंग बोलते हैं। कहीं कहीं इसे अधात्री भी लिखता है। क्या लिखता है बाबू? अधात्री। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग या अधात्री कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक का आर्द्र विधि द्वारा निष्कर्षण किया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किसको आर्द्र विधि द्वारा निष्कासित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपको पता होना चाहिए कि एल्युमिनियम जो है इसको सरपेक विधि द्वारा भी निकालते हैं, है ना। वायर की आर्द्र विधि द्वारा भी निकालते हैं, वायर की आर्द्र विधि द्वारा, और हॉल की शुष्क विधि द्वारा भी निकालते हैं। तो इसको निकालने की 3 प्रक्रिया है। तो यहाँ पे तो यही सवाल पूछा जा रहा है ना, एल्युमिनियम को सरपेक विधि द्वारा भी प्राप्त करते हैं, वायर की आर्द्र विधि द्वारा भी, हॉल की शुष्क विधि द्वारा भी प्राप्त करते हैं। तो प्रश्न तो हमसे यही किया जा रहा है कि आर्द्र विधि द्वारा किसका निष्कर्षण किया जाता है। तो आर्द्र विधि द्वारा जो है वह हम लोग किसका निष्कर्षण करते हैं? एल्युमिनियम का। किसका निष्कर्षण करते हैं बाबू? एल्युमिनियम का। अब इसका निष्कर्षण हम लोग जो है वह साइनाइड विधि द्वारा करते हैं। अब हम लोग जो है वह क्या है, हाइड्रागायरम का जो है वह 100 अवकरण विधि द्वारा करते हैं। इसका हम लोग वैद्युत अपघटन विधि द्वारा भी निष्कर्षण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों को चीज़ों को याद रखना है। ये सारा का सारा पूरा स्लाइड, पूरा सेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भरा पड़ा है। तो इसलिए आप जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का वैद्युत अपघटनी शोधन कहलाता है। देखिए यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा सवाल है कि एल्युमिनियम का वैद्युत अपघटनी शोधन कहलाता है। तो देखिए, एल्युमिनियम का जो शोधन करते हैं हम लोग, वो करते हैं हूप प्रक्रम द्वारा। किसके द्वारा बाबू? हूप प्रक्रम द्वारा। हूप प्रक्रम भी जो है वह एल्युमिनियम के वैद्युत शोधन की विधि है। बाकी हॉल प्रक्रम जो है वह एल्युमिनियम के निष्कर्षण की विधि है। वेयर प्रक्रम जो है वह, ये तीनों जो है वह एल्युमिनियम के निष्कर्षण की विधि है। ये तीनों एल्युमिनियम के निष्कर्षण की विधि है। बट अगर बात कर लेते हैं हूप विधि की, तो यह भी वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया जो है वह एल्युमिनियम के शोधन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्लियर है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में कौन सा तत्व पिग आयरन में मुख्य अशुद्धि बनता है? पिग आयरन में, पिग आयरन मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे लोहा का एक प्रकार है, और पिग आयरन में अशुद्धि के रूप में मुख्य रूप से कार्बन के जो एक अपरूप रहते हैं, ग्रेफाइट, ये पिग आयरन में मुख्य रूप से अशुद्धि के रूप में मौजूद रहते हैं। मुख्य रूप से वैसे तो सिलिकॉन भी अशुद्धि के रूप में रहते हैं, सल्फर भी अशुद्धि के रूप में रहते हैं, ये दोनों भी वहाँ अशुद्धि के रूप में रहते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे कि मुख्य अशुद्धि के रूप में कौन रहते हैं, यहाँ पे देखिए ऐसा कहा गया है, मुख्य अशुद्धि पूछा गया है, तो आपको ग्रेफाइट मारना है। सिलिकॉन भी अशुद्धि है, सल्फर भी अशुद्धि है पिग आयरन में, लेकिन यहाँ पे चूंकि मुख्य अशुद्धि पूछा गया है इसलिए आपको क्या मारना है? तो ग्रेफाइट मारना है। और ग्रेफाइट किसका अयस्क है? तो कार्बन का अयस्क है। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, कॉपर के वैद्युत अपघटनी शोधन में कुछ धातुएं अशुद्धियों के रूप में एनोड पंख के रूप में व्यवस्थित हो जाती है।
किसके निष्कर्षण में जी? कॉपर के निष्कर्षण में। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जब कॉपर का हम लोग निष्कर्षण करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें कॉपर के साथ आती है। जिंक आती है, आपका जो है वह लेड आता है, निकेल आता है ना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जिंक है, लेड है, निकेल है, कॉपर है, ये सभी चीज़ें साथ साथ आती हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एनोड पंख के रूप में, एनोड मड के रूप में। पंख मतलब कीचड़ होता है, मड मतलब भी क्या होता है? कीचड़ होता है। आप लोगों को लिखाया गया होगा, बताया गया होगा कि कॉपर के विद्युत अपघटनी शोधन में जो है वह हूप विधि जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? हूप विधि की। किसकी कर रहे हैं बाबू? हूप विधि की। तो आप याद कीजिए कि आपको लिखाया गया था कि हूप विधि में जो है वह एनोड पर जो है वह कुछ नहीं पिघलने वाले, जिनके द्रव्यमांक उच्च होते हैं, जो नहीं पिघलने वाले धातु होते हैं, वो एनोड मड के रूप में जमा हो जाते हैं। तो वो धातु कौन कौन है? तो वो धातु आपके सोना और चांदी हैं। यानी चांदी और सोना जो है वह हूप विधि में एनोड मड के रूप में जो है वह निकल जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद करके लगा लो और कॉपी खोल करके लिखते रहो। जो भी इंपॉर्टेंट सवाल लगे उसको आप लिखते रहो। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं आपको वक्त देता हूं, आप स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख लीजिए, बाद में उसको आसानी से आप देखिएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो है वह एकदम VVI है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में कौन से अयस्कों का श्रेष्ठ सांद्रण झाग उत्प्लावन विधि से होता है? झाग उत्प्लावन विधि को हम लोग फेन उत्प्लावन विधि भी कहते हैं। अब तो आपको याद आ गया होगा, फेन उत्प्लावन विधि, फेन उत्प्लावन विधि याद आया? जी हाँ, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा हम लोग किसका सांद्रण करते हैं? तो सल्फाइड अयस्क का। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण जो है वह किस विधि द्वारा करते हैं? तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि द्वारा करते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को जो गिवन ऑप्शन है इसमें देखना होगा कि कौन सा जो है वह सल्फाइड अयस्क है। तो देखिएगा क्या है कि आपका मैग्नेटाइट क्या होता है? Fe3O4, ये आपका लोहा का अयस्क है। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है बाबू? लोहा या आयरन का। और कैसा अयस्क है? ऑक्साइड अयस्क है। बात हम लोग गैलेना की कर लेते हैं तो PbS, ये PbS देखिए क्या है? लेड सल्फाइड भी इसको बोलते हैं, ये लेड का अयस्क है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यही आपका क्या होगा? सल्फाइड अयस्क होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। लेकिन आप लोग बात कर लेते हैं कैसिटेराइट की। तो कैसिटेराइट देखिए क्या, इसका सूत्र होता है SnO2। क्या होता है बाबू? SnO2। और ये SnO2 जो है वह किसका अयस्क है? टीन का अयस्क है। SnO2 किसका अयस्क है बाबू? टीन का। तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, साइनाइड प्रक्रम का प्रयोग किसके निष्कर्षण में प्रयुक्त किया जाता है? तो साइनाइड प्रक्रम का प्रयोग मैंने आपको बताया कि साइनाइड प्रक्रम का प्रयोग मुख्य रूप से जो है वह क्या है? आपका चांदी हो गया, सोना हो गया। ये मुख्यतः जो है वह चांदी और सोना के निष्कर्षण में प्रयोग में लाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, सिल्वर। मुख्य रूप से, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोग साइनाइड विधि द्वारा निकालते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम लोगों को याद रखना है चांदी और सोना, यानी ऑप्शन नंबर B हमारा बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। आगे बढ़ते हैं। सिनेवार है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। सिनेवार है, सिनेवार का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? तो देखिए क्या है, सिनेवार किसका अयस्क है? तो पारा का अयस्क है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। किसका अयस्क है? पारा का। और इसका जो सूत्र होता है वो HgS होता है। क्या होता है बाबू? HgS। बाकी हम लोगों को पता है SnO2 जो है वह कैसिटेराइट है। कैसिटेराइट है, ये टीन का अयस्क है। लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट ये आपका लेड का अयस्क है। और PbS ये गैलेना है, ये आपका जो है वह क्या है? सल्फाइड अयस्क है। किसका? लेड का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, किस अयस्क में आयरन तथा कॉपर दोनों होते हैं? वो कौन सा अयस्क होता है जिसमें आयरन और कॉपर दोनों होता है? देखिए आपके पास एक अयस्क है जिसका नाम है कॉपर पायराइड्स। याद आया आप लोगों को कुछ? यस, कॉपर पायराइड्स का सूत्र जो है वह कई बार पूछा गया, CuFeS2।
अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें कॉपर भी है और आयरन भी है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, कॉपर पायराइट्स को हम लोग कैल्कोपायराइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? कैल्कोपायराइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं, है ना, कि आप देखिए हम लोग याद कर रखे हैं कि कॉपर पायराइट्स होगा और इसको जो है वो ऑप्शन में दे रखा कैल्कोपायराइट्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये क्यूपराइट जो है हुआ इसका सूत्र Cu2 हो जाएगा, ये आपका ऑक्साइड है। क्लियर है ना? अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मैलेकाइट कॉपर का एस्क है। ये हम लोगों को याद रखना है कि मैलेकाइट किसका एस्क है? कॉपर का एस्क है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्राकृतिक सिल्वर धातु NaCN मतलब सोडियम साइनाइड के तनु जलीय विलयन के साथ किसकी उपस्थिति में जल में विलय संकुल बनाती है? तो देखिए यहाँ पे क्या है, मैं सबसे पहले इक्वेशन लिखने का काम करता हूँ, आप इक्वेशन से समझिए। कहता है क्या कि Ag जो है वह NaCN के साथ सोडियम साइनाइड के साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में गुरुजी? यही आपका आंसर। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में एक संकुल बनाता है सिल्वर साइनाइड नामक। और ये सिल्वर साइनाइड नामक जो संकुल बनाता है, अगर जिंक के साथ इसको हम अभिक्रिया करा देते हैं तो ये सिल्वर का क्या दे देता है? अवक्षेप दे देता है। यही आपका अभिक्रिया है। तो देखिए ये जो अभिक्रिया आपका संपन्न हुआ, ये अभिक्रिया किसकी मौजूदगी में संपन्न हुआ? ऑक्सीजन की मौजूदगी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सब काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप निश्चित रूप से इसे याद रखिएगा। अगर परीक्षा में पूछ देता है तो घबरा करके स्किप करने की जरूरत नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कैसिटेराइट अयस्क है। कैसिटेराइट किसका अयस्क है? देखिए कैसिटेराइट का सूत्र होता है SnO2 और ये कैसा अयस्क है? तो ऑक्साइड अयस्क है। ये हम लोगों को याद रखना है। और हमारा जो टीन होता है, टीन का संकेत क्या होता है? Sn। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? Sn, यानी कैसिटेराइट किसका अयस्क है बाबू? टीन का। बहुत दफ़ा बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कैसिटेराइट किसका अयस्क है? तो कैसिटेराइट टीन का अयस्क है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अयस्क में ऑक्सीजन नहीं है? कौन सा अयस्क है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है? तो देखिए यहाँ पे क्या है, मैग्नीसाइट क्या होता है? MgCO3। उसके बाद क्रायोलाइट Na3Al(F6), ये आपका क्रायोलाइट है। कैल्साइट CaCO3 को कैल्साइट बोलते हैं। और क्यूपराइट आपका Cu2O है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये तीनों में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन है, लेकिन क्रायोलाइट में आपका ऑक्सीजन नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इस तरह के सवाल परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस तरह के सवाल को निश्चित रूप से याद रखिएगा। अगर आपको एक बार में सारा प्रश्न याद नहीं होता है तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, तब तक देखिए कि आपको जब तक याद ना हो जाए, क्योंकि मेरा मकसद आपको याद करवाना है, परीक्षा से पहले आपको वेल प्रिपेयर्ड करवाना है। तो आप एकदम निश्चित रूप से वीडियो को बार बार देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको क्या करते रहिए? शेयर करते रहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विद्युतीय अवकरण प्रक्रिया निष्कर्षण में नहीं अपनाई जाती है। विद्युतीय अवकरण प्रक्रिया द्वारा निष्कर्षण में नहीं अपनाई जाती, मतलब देखिए यहाँ पे प्रश्न इस तरह से समझिए कि विद्युतीय अवकरण प्रक्रिया किसके निष्कर्षण में नहीं अपनाई जाती? यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, किसके निष्कर्षण में नहीं अपनाई जाती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि विद्युतीय अवकरण प्रक्रिया जो है वह किसके निष्कर्षण में नहीं अपनाई जाती है बाबू? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के निष्कर्षण में जो है वह विद्युतीय अवकरण प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, क्योंकि हमारा मैग्नीशियम जो है वह विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्रियाशीलता के क्रम में सबसे क्या है? ऊपर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस धातु कर्मीय विधि में मिश्रित अवस्था में प्राप्त होता है? किस धातु कर्मीय विधि में अयस्क जो है वह मिश्रित अवस्था में प्राप्त होता है? देखिए यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो ये मिश्रित अवस्था में प्राप्त होता है प्रद्रावण की प्रक्रिया में। किसमें बाबू? प्रद्रावण की प्रक्रिया में, स्मेल्टिंग के प्रोसेस में जो है वह किस धातु कर्मीय विधि में मिश्रित अवस्था में प्राप्त होता है? तो मिश्रित अवस्था में जो
आपका जो है अयस्क प्राप्त होता है वो होता है प्रद्रावण की प्रक्रिया में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से वह लवण जो खनिजों में सबसे कम पाया जाता है। देखिए यहाँ पे कौन से लवण है, देखिए जिसके अंत में क्लोराइड लगा हो, सल्फाइड लगा हो, नाइट्रेट लगा हो, सल्फेट लगा हो, फॉस्फेट लगा हो, ये सभी क्या होते हैं, लवण होते हैं। लेकिन इन लवणों में जो है वह सबसे कम कौन सा लवण पाया जाता है, तो सबसे कम नाइट्रेट पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है बाबू, नाइट्रेट। नाइट्रेट लवण जो है वह सबसे कम मात्रा में आपको मिलेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, आंशिक वर्जन के पश्चात कॉपर के सल्फाइड किसके द्वारा अपचयित होते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आंशिक वर्जन के पश्चात कॉपर के सल्फाइड किसके द्वारा अपचयित होते हैं। तो कॉपर के जो सल्फाइड होते हैं वो किसके द्वारा अपचयित होंगे बाबू, तो कॉपर के सल्फाइड जो है वह साइनाइड प्रक्रम द्वारा अपचयित होंगे। किसके द्वारा अपचयित होंगे, साइनाइड प्रक्रम के द्वारा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, एल्मिनोथर्मिक विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो देखिए क्या है, एल्मिनोथर्मिक विधि द्वारा उनको हम लोग निकालते हैं जिनको हम लोग कार्बन द्वारा अपचयित नहीं कर पाते हैं। तो इनमें मुख्य रूप से हमारा कौन होता है, तो क्रोमियम होता है। कौन होता है बाबू, क्रोमियम होता है। इनको मुख्य रूप से हम लोग जो है वह एल्मिनोथर्मिक विधि द्वारा हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। और एल्मिनोथर्मिक विधि में जो है वह एल्युमिनियम अवकारक की भूमिका निभाता है। किसकी भूमिका निभाता है, अवकारक की भूमिका। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि एल्मिनोथर्मिक विधि में जो है वह एल्युमिनियम किसकी भूमिका निभाता है, अवकारक की भूमिका। और ये जो पूरी प्रक्रिया है एल्मिनोथर्मिक विधि, ये अवकरण की प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया बाबू, अवकरण की। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एल्मिनोथर्मिक विधि जो है वह प्रक्रिया है, कौन सा प्रक्रम है, तो अवकरण का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा किसको शुद्ध किया जाता है, तो विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा जो है वह किसको शुद्ध किया जाता है, तो कॉपर को शुद्ध किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कॉपर को विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा क्या करते हैं हम लोग, शुद्ध करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, कॉपर पाइराइट अयस्क है। देखिए यहाँ पे क्या है, कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है CuFeS2। अब देखिए ये कॉपर का भी अयस्क है, फेरस का भी अयस्क है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आप ऑप्शन नंबर डी को भी कंसीडर कर सकते हो क्योंकि ये दोनों का अयस्क है। बट मुख्य रूप से देखिए क्या है, मुख्यतः इससे जो है वह आयरन का निष्कर्षण होता है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं क्या, कि ये आयरन का ही अयस्क मुख्य रूप से माना जाए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, गैंग और फ्लक्स मिलकर बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जब गैंग और फ्लक्स मिल जाएं, तो गैंग और फ्लक्स जब मिल जाएं तो ये बना देते हैं स्लैग। क्या बना देता है बाबू, स्लैग बना देते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, जिसको धातुमल भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, धातुमल। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, मॉन्ड विधि द्वारा किसका शोधन किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, मॉन्ड विधि द्वारा किसका शोधन किया जाता है। तो देखिए क्या है कि मॉन्ड विधि द्वारा सबसे पहले अशुद्ध जो निकेल होता है उसको कार्बोनिल के साथ जो है वह निकेल टेट्रा कार्बोनिल नामक कंपाउंड बनाते हैं, फिर उसको विघटित करके जो है वह शुद्ध निकेल की प्राप्ति करते हैं। तो यहाँ पे मॉन्ड विधि द्वारा निकेल की प्राप्ति करते हैं। किसकी प्राप्ति करते हैं, निकेल की प्राप्ति करते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या है, वर्कली विधि द्वारा जो है वह वर्कले और हार्टली विधि द्वारा वर्कले विधि द्वारा जो है वह वर्कले और हार्टली विधि द्वारा हम लोग जो है वह किसकी प्राप्ति करते हैं, तो हम लोग टाइटेनियम की प्राप्ति करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, एल्युमिनियम निष्कर्षण के व्यावसायिक विद्युत रासायनिक प्रक्रम में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है
कि एल्युमिनियम निष्कर्षण के व्यावसायिक विद्युत रासायनिक प्रक्रम में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य। तो देखिए एल्युमिनियम के निष्कर्षण में मुख्य रूप से जो विद्युत अपघट्य की भूमिका निभाता है वो कौन निभाता है? तो वो क्रायोलाइट निभाता है। कौन निभाता है जी? क्रायोलाइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और ये जो क्रायोलाइट है, ये क्रायोलाइट क्या करता है कि एल्युमिना के द्रव्यनांक को कम कर देता है। क्या कर देता है? एल्युमिना के द्रव्यनांक को कम कर देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जिंक ब्लेंड से जिंक का निष्कर्षण होता है। तो जिंक ब्लेंड से जिंक का निष्कर्षण होता है। आप देखिए ये जिंक ब्लेंड है, इसको यसद ब्लेंड भी कहते हैं, और इसको हम लोग वर्जन की प्रक्रिया अपना करके इसको हम लोग जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में क्या करते हैं? बदल देते हैं। तो जिंक ब्लेंड को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया वर्जन कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, और फिर बाद में क्या होता है कि जिंक ऑक्साइड को हम लोग कार्बन द्वारा जो है हुआ अवकरित करा करके जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड की क्या कर लेते हैं? प्राप्ति कर लेते हैं। तो जिंक ब्लेंड से जिंक का निष्कर्षण हम लोग जो है हुआ किस प्रकार से करते हैं? तो वर्जन तथा कार्बन के अपचयन द्वारा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसे निश्चित रूप से याद रखिएगा। सारा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और एकदम वीडियो को आप एक बार, दो बार, तीन बार देखिए ताकि आपको सारा प्रश्न क्या हो जाए? याद हो जाए। सारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इसमें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेड तथा टीन को उनके अयस्कों से निष्कर्षण करने में की प्रयुक्त विधियां हैं। लेड को किस विधि द्वारा निष्कर्षित करते हैं और टीन को किस विधि द्वारा उनके अयस्कों से निष्कर्षित करते हैं? तो देखिए यहाँ पे क्या है कि लेड और टीन को निष्कर्षित करने की जो विधियां हैं वो है आपका, लेड को हम लोग स्व अपचयन विधि द्वारा करते हैं, और यहाँ पर टीन को किसके द्वारा करते हैं? तो कार्बन अपचयन द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि अगर लेड को हम लोग को अपचयित करना होगा, लेड को हम लोगों को निकालना होगा, तो वो स्व अपचयन सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस द्वारा हम लोग क्या करेंगे? इसको निकालेंगे। और यहाँ पर देखिएगा क्या है कि अगर टीन को निकालना हो तो वो कार्बन रिडक्शन प्रोसेस द्वारा हम उसको क्या करते हैं? निकालते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके सांद्रण में फेन उत्प्लावन विधि का प्रयोग होता है? तो मैंने अभी आपको कहा कि फेन उत्प्लावन विधि का प्रयोग हम लोग जो है वह सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए करते हैं। किसके सांद्रण के लिए करते हैं? सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि फेन उत्प्लावन विधि का प्रयोग जो है वह सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए करते हैं। जैसे आपका गेलेना हो गया, जैसे आपका जो है वह सिनेवार हो गया, जैसे आपका कॉपर पायराइड्स हो गया, ये सभी जो सल्फाइड अयस्क हैं इनको अगर सांद्रित करने की बारी आएगी तो हम लोग फेन उत्प्लावन विधि का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्प्लवन विधि से अयस्क को सांद्रित करने में अयस्क के कण झाग के साथ तैरने लगते हैं क्योंकि? देखिए प्रश्न को बेहतर तरीके से समझना ही सही उत्तर देने की पहली कड़ी है, इसलिए प्रश्न को अच्छा से समझिए। कहता है क्या? उत्प्लावन विधि से अयस्क को सांद्रित, उत्प्लावन विधि मतलब फेन उत्प्लावन विधि से, तो फेन उत्प्लावन विधि से अयस्क को सांद्रित करने के लिए जो है करने पर क्या होता है कि अयस्क के कण झाग के साथ क्या करने लगते हैं? तैरने लगते हैं। तो झाग के साथ तैरने लगते हैं का इसका मतलब क्या है कि अयस्क के कण हल्के होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि वो हल्के होते हैं तब तो वो झाग के साथ तैरने लगते हैं। जी हाँ, तो अयस्क के कण हल्के होते हैं, सल्फाइड अयस्क में अयस्क के कण हल्के होते हैं, इसलिए वो झाग के साथ क्या होने लगते हैं? तैरने लगते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? देखिए मोस्टली ऐसा माना जाता है कि आपका सोना हो गया, हल्के पैमाने पे चांदी और प्लेटिनम, ये तीनों जो है वह मुख्यतः उत्कृष्ट धातु कहलाते हैं।
उत्कृष्ट धातु इस मायने में कि जल्दी, एक तो इसमें जंग नहीं लगता है, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी प्लैटिनम। यहाँ पे कौन सी धातु होगी बाबू, प्लैटिनम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करने में चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो देखिए क्या है कि लोहा के निष्कर्षण में धातुमल के रूप में जो है वह कैल्शियम सिलिकेट का प्रयोग, मतलब प्रयोग नहीं, माफ करें, कैल्शियम सिलिकेट का निष्कर्षण, ये धातुमल के रूप। और देखिए यहाँ पे क्या है कि हेमेटाइट में जो है वह, हेमेटाइट जो है वह किसका अयस्क है, तो ये लोहा का अयस्क है। और हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करने के लिए चूना पत्थर का प्रयोग जो है, तो चूना पत्थर का प्रयोग हम लोग द्रावक के रूप में करते हैं। और ये द्रावक जो है वह अवाष्पनशील अशुद्धि के साथ मिलता है, तो अवाष्पनशील अशुद्धि के साथ मिलकर के जो है वह कैल्शियम सिलिकेट नामक क्या बनाता है, धातुमल बनाता है। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि हेमेटाइट से लोहा को प्राप्त करने में जो हमारा धातुमल प्राप्त होता है उसका नाम क्या है, कैल्शियम सिलिकेट। और वहाँ पर जो है वह क्या है कि ये किसकी भूमिका में होती है, तो ये द्रावक की भूमिका में होती है। नहीं, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है? आपको पता है कि अर्धचालक कौन है, जर्मेनियम। जर्मेनियम किस वर्ग का तत्व है, वर्ग 14 का। और इसका प्रयोग हम लोग रेडियो या ट्रांजिस्टरों में करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, रेडियो या ट्रांजिस्टरों में इसका प्रयोग करते हैं। तो आपको ये बात याद रखना पड़ेगा। 3-4 क्वेश्चन तो यहीं से हो गया कि अर्धचालक कौन है, जर्मेनियम, किस वर्ग का तत्व है, वर्ग 14 का, रेडियो ट्रांजिस्टर में किसका प्रयोग करते हैं, तो जर्मेनियम का। अब यहाँ पर देखिए कि आपका जो जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, बोरोन हो गया, है ना, ये सब जो धातु हैं, इन धातुओं का एडियम हो गया और भी बहुत सारे धातु हैं। इन धातुओं का शोधन जो है हम लोग प्रक्षेत्र शोधन विधि द्वारा, जिसको जोन रिफाइनिंग मेथड कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, जोन रिफाइनिंग मेथड या जोन शोधन विधि कहते हैं। और इन जोन शोधन विधि द्वारा जो है वह जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरोन, एडियम आदि जो है वह तत्वों का क्या किया जाता है, शोधन किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। यह भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे निश्चित रूप से याद रखिएगा। मैं बार बार आपको इस बात को लेकर के रिकॉल कर रहा हूं कि आप पूरा वीडियो को 1-2 बार जरूर देखिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप दूसरा बार देखिए, और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता वीडियो को पॉज करके आप उस क्वेश्चन को लिखिए, ठंडे दिमाग से आप सोचिए। बिल्कुल एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा का सारा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, एल्यूमिनोथर्मिक विधि में एल्युमिनियम का कार्य होता है। तो एल्यूमिनोथर्मिक विधि, जिसमें मुख्य रूप से क्रोमियम आदि का हम लोग जो है वह निष्कर्षण करते हैं, और इसमें जो है वह एल्युमिनियम की जो भूमिका होती है, ये एल्युमिनियम की भूमिका जो है वह अवकारक की होती है। किसकी भूमिका होती है, अवकारक की। बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एल्यूमिनोथर्मिक विधि जो कि एक अवकरण प्रोसेस है, रिडक्शन प्रोसेस है, इसमें एल्युमिनियम का कार्य क्या होता है, तो एल्युमिनियम का कार्य जो है वह अवकारक का होता है। किसका होता है, अवकारक का। आगे चलिएगा, साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया और इम्पोर्टेंट भी है। मैंने अभी आपको बताया कि साइनाइड विधि द्वारा मुख्य रूप से जो है वह सोना और चांदी को हम लोग प्राप्त करते हैं, Au और Ag। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी। और क्रोमियम को एल्यूमिनोथर्मिक विधि द्वारा, कॉपर को हम लोग विद्युत अपघटन विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। आपको जो है वह एल्युमिनियम को भी हम लोग विद्युत अपघटन विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निक्षालन द्वारा अयस्क का किया जाता है। देखिए निक्षालन जो है ना, सांद्रण की प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है, सांद्रण की प्रक्रिया है। और जनरली क्या है कि निक्षालन द्वारा जो है वह, जैसे एल्यूमिना हो गया, ये क्या है, एल्यूमिना, एल्यूमिना आदि का सांद्रण किया जाता है।
यानी निक्षालन द्वारा मोस्टली हम लोग ऐसे अयस्क का सांद्रण करते हैं जो अयस्क किसी खास अशुद्धि में, माफ करें, किसी खास विलायक में जो है वह क्या हो जाए, घुल जाए और अशुद्धि ना घुले। तो एल्मुना को हम लोग जो है वह इस विधि द्वारा मुख्य रूप से सांद्रित करते हैं। तो ये सांद्रण की एक प्रक्रिया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये सांद्रण की एक क्या है, प्रक्रिया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया कहलाती है। तो वैद्युत अपघटन के आधार पर किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया को हम लोग सिंपल सी बात है क्या कहेंगे, वैद्युत शोधन। यानी देखिए वैद्युत अपघटन करा करके अगर हम लोग धातु का शोधन कर रहे हैं तो उसको वैद्युत शोधन कहते हैं। जैसे याद कीजिए हम आपको बताए थे कि देखो एल्युमिनियम को हम लोग जो है ना बाबू, एल्युमिनियम का अगर हम लोग वैद्युत शोधन करते हैं तो ये वैद्युत शोधन किस विधि द्वारा करते हैं, वो प्रक्रिया होती है हूप विधि। और ये हूप विधि कुछ और नहीं होता है, एक वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया है। तो इसको देखिए, जब वैद्युत अपघटन करा करके किसी का शोधन किया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत शोधन। उदाहरण के तौर पर हमने आपको दिया कि हूप विधि भी वैद्युत अपघटन की एक प्रक्रिया है। हूप विधि द्वारा हम लोग एल्युमिनियम का क्या करते हैं, वैद्युत शोधन करते हैं। और अभी हमने पिछले कुछ क्वेश्चन पहले हमने ये क्वेश्चन को डिस्कस भी किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्टेनलेस स्टील इस्पात बने होते हैं। तो स्टेनलेस स्टील इस्पात जो बने होते हैं वो फेरस, क्रोमियम और निकेल, ये तीनों के मिश्रण से बने होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि स्टेनलेस स्टील जो होता है वो फेरस होता है, फिर क्रोमियम होता है और फिर क्या होता है, निकेल होता है। सबसे अधिक मात्रा में फेरस, फिर क्रोमियम और फिर क्या होता है, निकेल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मिश्र धातु से भी सवाल पूछा जाता है तो इसको याद रखिएगा। जैसे देखिए एक आध गो और कॉमन जो है हम लोगों का पीतल हो गया, जिसको हम लोग ब्रास बोलते हैं। ये कॉपर और जिंक का बना होता है। कांसा हम लोग बोलते हैं, तो कांसा जो है हमारा किसका बना होता है, कॉपर प्लस किसका बना होता है, टीन का। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो मिश्र धातु को लेकर के आप जो है थोड़ा सा सजग रहिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें धातु और उसके अयस्क में मेल नहीं है। यानी ये जो ऑप्शन है इसमें कौन सा अयस्क कौन से धातु का है। तो सही है तो सही है, नहीं है तो कौन सही नहीं है। यहाँ पे पूछता है कौन सही नहीं है। तो देखिए कॉपर पायराइट्स, इसका सूत्र लिख दीजिए, आपको पता चल जाएगा CuFeS2। कैलामाइन का सूत्र होता है ZnCO3। उसके बाद गैलेना का सूत्र होता है PbS। उसके बाद कार्नालाइट का सूत्र क्या होता है, तो KCl MgCl2 6H2O। अब देखो यहाँ पे इसमें कॉपर मिल रहा है, इसमें जिंक मिल रहा है, इसमें लेड मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो कार्नालाइट में लेड मिल रहा है क्या, नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी अयस्क का धातु से यहाँ कोई मैचिंग नहीं है। इस तरह का सवाल भी परीक्षा में पूछ दिया जाता है। और देखिए एक एक आपके क्वेश्चन में 4-4, 5-5 सवाल आपका जो है वह हल हो जा रहा है। इसलिए आप एकदम वीडियो को लाइक कर दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है, शेयर जरूर कीजिए दोस्तों के साथ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सल्फाइड अयस्क है। तो निम्नलिखित में कौन सल्फाइड अयस्क है, देखिए आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर कैलामाइन जो है वह आपका ZnCO3 ये कार्बोनेट अयस्क है। जिंक ब्लेंड ZnS ये आपका सल्फाइड अयस्क है। जिंकाइट ZnO आपका जो है वह ऑक्साइड अयस्क है। और मैलेकाइट भी आपका जो है वह कार्बोनेट अयस्क। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कि ये जो है वह सल्फाइड अयस्क है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु कार्बन द्वारा अवकरण से प्राप्त नहीं की जाती है। तो कौन सी धातु कार्बन द्वारा अवकरण से प्राप्त नहीं की जाती है। तो कार्बन द्वारा अवकरण से प्राप्त वही धातु नहीं किया जाएगा जो कार्बन के साथ कार्बाइड बनाने की क्या रखता है, क्षमता रखता है। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम। ये एल्युमिनियम जो है वह क्या है कि कार्बन के साथ संयोग करके कार्बाइड बना लेता है, और कार्बाइड बना लेता है जिसके कारण जो है वह इसको हम लोग कार्बन द्वारा अवकरित करके प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कुल मिलाकर के देखें तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जरूर से जो है वह इस वीडियो को 2 बार कम से कम देख लीजिए ताकि आपको सारा चीज़ क्या हो जाए, याद हो जाए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा,
बहुत मज़ा आया होगा आपको। तो आप 2 बार वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।